Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video, we're going to learn chapter 5 of Class 6 Science NCERT textbook, that is the separation of substances. तो separate करना मतलब अलग करना and separation of substances का मतलब होता है substances को अलग करना. So in this chapter, we will study various methods by which we can separate the substances. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस हैव द लुक एट द कंटेंट्स. वी विल स्टार्ट विद मिक्सचर्स. मिक्सचर्स क्या होते हैं? आफ्टर दैट वी विल स्टडी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का क्या मतलब होता है एंड वी विल सी वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम डे टू डे लाइफ. आफ्टर दैट वी विल स्टडी वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. हम सब्सटेंसेस को क्यों सेपरेट करते हैं. देन वी विल मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ सेपरेशन. देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन. वी विल रीड ईच एंड एवरी मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस मिक्सचर्स. एंड लास्टली वी विल स्टडी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. So let us start with mixtures. Mixtures are the substances that are made up of two or more pure substances. Mixture किससे बनता है? दो या दो से ज़्यादा substances को मिला के mixture बनता है. अब जिन substances को मिला के mixture बनता है उनको हम क्या कहते हैं? Components of mixture कहते हैं. So here are the examples of mixtures and these are their components. For example, to make tea we need water, milk, sugar and tea leaves. So all these are the components of tea. Similarly, sea water, it contains salt and water. So salt and water, these are the components of sea water. Then lemonade, जिसको हम हिंदी में शिकंजी भी कहते हैं, तो शिकंजी को बनाने के लिए we need lemon juice, water and sugar. So all these three are the components of lemonade. Now pure substance. What are pure substance? Pure substance are those substance which contains only one type of particles. इनके अंदर केवल एक ही तरह के particles होते हैं, जैसे कि sugar, salt, gold, etc. Now separation of substances. What is separation? It is the process by which we remove one or more components from the mixture. ये वो process है जिससे कि हम components को अलग करते हैं मिक्सचर से. फॉर एग्ज़ाम्पल, पिकिंग चिलीज़ फ्रॉम पोहा. जब हम पोहा खाते हैं और अगर उसमें हमें कहीं चिली दिखाई देती है, मिर्च दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं? चिली को हम पिकअप करके और अलग रख देते हैं और केवल पोहा खाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सेपरेशन. देन टी लीव्स फ्रॉम टी. जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं? छलनी से छानते हैं ताकि टी लीव्स क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए चाय से. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन. The next is churning of curd. कर्ड को हम मथते हैं क्या सेपरेट करने के लिए? बटर को सेपरेट करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो सेपरेशन. देन गिनिंग ऑफ कॉटन. अभी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि कॉटन जो होता है वो कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. तो फ्रूट के अंदर क्या होता है? फाइबर्स भी होते हैं और साथ साथ सीड भी होते हैं. सो टू यूज़ दिस कॉटन फाइबर्स वी नीड टू सेपरेट देम फ्रॉम द कॉटन सीड एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं. सो गिनिंग ऑफ कॉटन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. देन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. ग्रेन्स जैसे कि हम लोग वीट खाते हैं, राइस, पल्सेस, ये सभी क्या हैं? ग्रेन्स हैं. अगर आप इनके प्लांट्स को देखोगे तो ये ग्रेन्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं स्टॉक से. तो ग्रेन्स को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ग्रेन्स को सेपरेट करना पड़ता है स्टॉक से. सो दिस इज़ ऑल्सो सेपरेशन. Now why do we separate mixtures into components? हम mixtures को components के अंदर क्यों separate करते हैं? तो ये तो हमें पता लग गया है कि mixture किसका बना हुआ होता है? components का बना हुआ होता है. अब ये जो components हैं they may be undesirable components, मतलब कि useless components भी हो सकते हैं या फिर harmful components भी हो सकते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर useful components भी हो सकते हैं. So we do separate mixtures into component to remove the अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स. जैसे कि हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती अलग करते हैं, तो चाय पत्ती क्या है? इट इज़ अ यूजलेस कंपोनेंट, अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट. सो बाय सेपरेशन वी रिमूव द अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट.
देन सेकेंड इज़ टू रिमूव द हार्मफुल कॉम्पोनेंट। अगर हमें मिक्सचर दिया गया है राइस और स्टोन का, सो आउट ऑफ दिस मिक्सचर राइस इज़ अ यूजफुल कॉम्पोनेंट बट stones are the harmful components. So to use rice we have to remove the harmful components from the mixture. Then next is to obtain the useful component. अभी हमने पढ़ा था कि हम कर्ड को क्या करते हैं, चर्न करते हैं, मथते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, बटर मिलता है और बटर मिल्क मिलता है, जिसको हम छाछ भी कहते हैं। तो बटर तो यूज़ हो जाता है कुकिंग के अंदर और बटर मिल्क हम पीते हैं, तो दोनों ही क्या है, यूजफुल कॉम्पोनेंट हैं। नाउ methods of separation. There are various methods of separation, namely hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration and evaporation. So we will read all these methods one by one and we will try to understand them with the help of examples of the mixtures. So first method of separation is hand picking. It is the simplest method of separation. What do we do in hand picking? We separate unwanted or the harmful component from the mixture by using our hand. तो hand picking में हम लोग क्या करते हैं, impurities को separate करते हैं मिक्सचर से, हाथ से चुन चुन के अलग करते हैं, ठीक है। So hand picking it is used to separate slightly large size impurities. Basically hand picking उन्हीं impurities के लिए यूज़ होता है जो कि थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है साइज़ में, जैसे कि pieces of husk, भूसे के जो pieces होते हैं, stones, broken grains, टूटे हुए grains, then particles of any other grain from wheat, rice or pulses by our hand. For example, if we are given mixture of rice and stone, हमें ये मिक्सचर दिया गया है जिसके अंदर राइस भी हैं और स्टोन्स भी हैं। सो आउट ऑफ दिस मिक्सचर rice is a useful component and stone is a harmful component. So we have to separate stone from the rice. So for separation what we gonna do is we will take this mixture into a flat vessel like this. After that one by one we gonna pick up each impurity and we will throw it away. So like this all the stones they will get separated from the rice and then we can use this rice further for cooking. Now hand picking can be used only when the quantity of unwanted material is less. Hand picking हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर impurities की quantity क्या है, less है, कम है, and size of the impurity is large, और जो impurity का size है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, और they have different color और shape from that of the useful component, या फिर impurity का जो color है या फिर shape है वो क्या है, different है useful component से। तो क्या होगा अगर size बड़ा होगा या फिर color या फिर shape different होगी component से, then identification जो है impurity का वो आसान होएगा। So as a result of which hand picking will be a convenient method of separation. Now next method of separation is threshing. Threshing को समझने से पहले let us have a look at the wheat plant. तो wheat plant जो होता है उसके पास एक लंबी सी स्टेम होती है जिसको हम स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक के ऊपर क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। अगर आप ग्रेन्स को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है जिसको हम हस्क कहते हैं। तो अगर हम ग्रेन्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वी हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम द स्टॉक एज वेल एज फ्रॉम द हस्क। सो हाउ डू वी डू दैट? So the process by which we remove grain from the stalk is called as threshing. उस process को हम क्या कहते हैं, threshing कहते हैं। threshing के अंदर हम लोग क्या करते हैं, in this process stalks are beaten to free the grain seed. stalk को क्या करते हैं, hit करते हैं एक hard surface के ऊपर। तो जब हम उसको hit करेंगे तो stalk is a soft material and the husk is also a soft material. तो जब हम stalk को hit करेंगे hard surface के ऊपर तो stalk and the husk they will break, as a result of which grains will get separated from the stalk. Now let us study the process of threshing कि threshing करते कैसे हैं। Now when the wheat crop matures we harvest the crop. After harvesting we make the bundles of the harvested crop and then we spread them in the field like this so that stalks they can dry up further. After this we gonna do threshing, and threshing it can be done manually, हाथों से भी की जा सकती है। तो how we gonna do is we will hold the bundles of the stalk in our hand and then we gonna hit them on the hard surface पे hit करेंगे। As a result of hitting these stalks will break, as a result of which grains will get separated from the stalks.
Now threshing it can also be done with the help of cattles जैसे कि buffaloes, bullocks। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसको फील्ड में इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं एंड देन वी अलाउ द कैटल्स टू मूव ओवर दिस क्रॉप। तो जब कैटल्स इसके ऊपर मूव करेंगे तो जो कैटल का फीट होता है, पाँव होता है, उसके नीचे जो भी क्रॉप आएगी इट विल क्रश दोज stalks and the husk, as a result of which grains will get separated from the stalk. Now if threshing has to be done on very large scale then we can use the machines जिनको हम threshers भी कहते हैं। So after threshing we get grains separated from the stalk. So threshing होने के बाद हमें क्या मिल जाएंगे, grains मिल जाएंगे जो कि जिससे कि हम स्टॉक्स को अलग कर चुके हैं। तो फील्ड में हमें कुछ इस तरह का मिक्सचर दिखाई देगा जिसके अंदर व्हीट ग्रेन्स भी होंगे, ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टॉक भी होगा और साथ साथ हस्क भी होगा। Now next method of separation is winnowing. So we have seen after threshing we get a mixture of wheat grains and husk. हमें threshing के बाद एक मिक्सचर मिलता है जिसके अंदर wheat grains भी होते हैं, husk भी होता है and broken pieces of stock भी होता है। तो out of this mixture for us the useful component is wheat grains. So we have to separate the wheat grains from husk. So how do we do that? So the process that is used to remove husk from the grains is known as winnowing. तो जो process हम use करते हैं husk को remove करने के लिए grains से, that is known as winnowing. Now let us study the process of winnowing. Winnowing करते कैसे हैं? So for winnowing we need a winnowing basket which looks like this, and in this basket we're gonna put the mixture, that is the mixture of wheat, husk and the stalk. And for winnowing we need wind also. So let us suppose wind is blowing in this direction. For the purpose of winnowing the farmer has to stand on a raised platform. Raised platform का मतलब होता है at a height from the ground. So how do we do winnowing is we have to hold this winnowing basket in slightly tilted position and we have to continuously shake this basket and allow the mixture to fall down. So when mixture will fall down, the heavier components of the mixture, that is the wheat grain, they will fall vertically down to the ground, that is near the farmer, and the husk particles being the lighter components, they will get carried away by the wind and they will form a heap which is far away from the heap of wheat grains. So as a result of winnowing, the heavier components they get separated from the lighter components. So winnowing is used to separate heavier and the lighter components of a mixture by wind or by blowing air. So winnowing से हम लोग क्या separate कर सकते हैं, उसी mixture को separate कर सकते हैं जिसके अंदर एक heavy component है और दूसरा light component है। जैसे कि यहाँ पर heavy component है wheat grains और lighter component है husk particle। तो इन दोनों components को separate करने के लिए we have to use wind। अगर natural हवा नहीं है then we can blow air with the help of fans. Now winnowing it is mainly used by farmer to separate husk from the grains. Winnowing जो process है ये mainly farmer के द्वारा use किया जाता है husk को separate करने के लिए grains से। Now next method of separation is sieving. We do sieving in our everyday life. You must have seen your mother sieving the wheat flour to make chapatis. तो sieving करते कैसे हैं? Sieving करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आटे को sieve के अंदर लेते हैं। Sieve क्या होता है, एक shallow vessel होता है जिसकी bottom में क्या होता है, pores होते हैं। तो while sieving we move the sieve back and forth. तो क्या होगा movement की वजह से जो fine particles हैं flour के, they will pass through the pores of the sieve and they will get collected in the vessel that is kept below. और जितनी भी large size impurities होंगी वो pores के through pass नहीं करेंगी और वो sieve के अंदर रह जाएंगी. So as a result we have separated flour from the big size impurities with the help of sieve. So sieving it is the method which is used to separate components of mixture having different size. So sieving से हम केवल उन्हीं components को separate कर सकते हैं जो कि size में क्या है, different है, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है.
नाउ सीविंग इट इज़ मेनली यूज्ड इन फ्लावर मिल्स. कहाँ यूज़ होती है? आटे के मिल्स में यूज़ की जाती है टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क पार्टिकल्स, स्टोन्स और एनी ग्रेन पार्टिकल्स फ्रॉम द व्हीट फ्लावर. आटे से सेपरेट किया जाता है इन सभी इम्प्योरिटीज़ को. देन सीविंग इज़ ऑल्सो यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स. कंस्ट्रक्शन साइट्स मतलब जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. तो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी नीड फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड. लेकिन कई बार क्या होता है, वी हैव स्टोन मिक्सड विद द sand, so we have to separate stones from sand. How we gonna do it? We will put this mixture on the iron sieve which looks like this in a slanting position, और फिर हम इस mixture को up and down move करेंगे, and due to this movement the fine particles they will pass through the pores of the sieve and will get collected at the bottom, and then we can use it further for the construction. Now next method of separation is sedimentation and decantation. We will try to understand both the process with the help of एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ राइस एंड डस्ट. तो हमारे पास ये मिक्सचर दिया गया है जिसके अंदर राइस के साथ साथ डस्ट भी है. नाउ दिस डस्ट पार्टिकल्स दे आर वेरी फाइन टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द हैंड पिकिंग. सो हैंड पिकिंग इज़ नॉट पॉसिबल. तो अब हम इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे? टू सेपरेट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर वी विल ऐड वाटर. तो जब हम इस मिक्सचर के अंदर वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? इम्प्योरिटीज दे विल कम इनटू वाटर. सो if we leave this mixture to stand for some time, what will happen? The heavier component of mixture, that is the rice, they will settle at the bottom while impurities will float on the surface along with the water. वो क्या करेंगे? ऊपर तैरेंगे. So when heavier components of the mixture settles down after adding water to it is called as sedimentation. जब heavier components जो है mixture के वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? sedimentation कहते हैं. After sedimentation, mixture gets separated into two layers. Sedimentation के बाद mixture क्या होता है? दो layers के अंदर बढ़ जाता है. That is the bottom layer जिसके अंदर heavy components होते हैं. जैसे कि अभी इस mixture में heavy components क्या हैं? Rice हैं. तो जिस बॉटम लेयर में जिसमें हैवी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सेडिमेंट भी कहते हैं. देन दूसरी लेयर होती है टॉप लेयर जिसके अंदर लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इम्प्योरिटीज अलोंग विद द वाटर. नाउ when rice have settled at the bottom, so what we gonna do next is we will tilt the vessel gently. हम बर्तन को थोड़ा सा एक तरफ टिल्ट करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द राइस. राइस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड वी विल ट्राई टू पोर आउट दिस डर्टी वाटर. इस पानी को इस मिक्सचर से ऐसे निकाल लेंगे. तो जैसे ही पानी बाहर आएगा तो साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी बाहर आ जाएंगी. तो इस तरीके से राइस सेपरेट हो जाएगा डस्ट पार्टिकल्स से. So the process of pouring out liquid from the mixture without disturbing the sediment is called as decantation. ये जो process है जब हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं एक मिक्सचर से without disturbing the sediment, इसको हम क्या कहते हैं? decantation कहते हैं. So by the process of sedimentation and decantation we have separated fine dust particles from the mixture of rice and dust. Now these methods can also be used to separate the mixture of two immiscible liquids. Sedimentation और decantation को हम use कर सकते हैं two immiscible liquids के mixture को separate करने के लिए. Immiscible liquids वो liquids होते हैं अगर आप उनको mix करने की कोशिश करोगे तो they will not mix with each other. For example, mixture of oil and water. तो अगर हम oil को water के अंदर डालेंगे वो mix तो होगा नहीं, but after some time they will get separated into two layers. Top layer will be that of oil and bottom layer will be that of water. So in order to separate oil from the mixture, we will gently tilt this vessel and will pour out the oil into another vessel. As a result of which oil we will get in this vessel and water will remain in this vessel. So as a result, we have separated water from oil by the process of sedimentation and decantation. Now next method of separation is filtration.
To understand filtration, we will take the example of muddy water. So we will take this mixture in a beaker like this, then we will allow this mixture to stand for some time. So what will happen, the soil particle, they will settle at the bottom while water will remain on the top. Then what we gonna do next is we will pour out this water without disturbing the soil particles. So we will get water separated from the soil particles. Now if we observe carefully, the water that we have got after decantation still has very fine impurities of soil particles, but we want to have clear water. So how to separate these fine soil particles from water? So to separate these soil particles, we will use the process of filtration. So filtration, it is a process of separating insoluble solids from a liquid. इस process से हम insoluble solids को separate कर सकते हैं liquid से by passing the mixture through the filter paper. अगर हम उस mixture को filter paper के through pass करेंगे. So filter paper, it is a special paper as it has many tiny pores. इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे pores होते हैं. Now let us study the process of filtration. Filtration करते कैसे हैं? तो पहले हम लोग फिल्टर पेपर लेते हैं जो कि राउंड शेप में होता है, उसको हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक कोन बना लेंगे. देन ये जो कोन हमने बनाया है फिल्टर पेपर का, इसको इस तरीके से जो सेपरेटिंग फनल होती है उसमें फिक्स कर लेंगे. Now we will pour the impure water mixture. When we gonna pour this mixture, so the tiny pores in the filter paper will allow only water to pass through, but it will not allow the impurities of soil particles. So the soil particles, they will remain inside the filter paper. So the impurities that remain on the filter paper, also known as residue, and the water that we collect in the vessel is clear and we say it as filtrate. So this is how we have separated soil particles from the water, and the water that we have got is clear water. We use filtration in our everyday life also. Filtration को हम everyday life में भी use करते हैं, जैसे कि while separating tea leaves from tea, जब हम चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय से, लेकिन here tea strainer act as a filter. जो चाय छानने वाली छलनी होती है, it act as a filter. Then while separating seeds and pulp particles from fruit and vegetable juices, जो juices हम लोग निकालते हैं fruits या vegetables के, उनके अंदर कई बार seeds भी हो सकते हैं या फिर solid pulp particles भी हो सकते हैं. तो पहले हम juices को क्या करते हैं, छानते हैं so that we can remove seed or the pulp particles. So the process of separation is filtration. Next is separation of paneer from liquid mixture. जब हम लोग पनीर बनाते हैं तो we add lemon juice to the milk. तो उससे क्या होता है कि पनीर के particles separate हो जाते हैं. Then to obtain paneer, we have to separate paneer from the liquid mixture. So we have to pour this mixture through the piece of muslin cloth. तो जब हम mixture को muslin cloth के through pass करेंगे तो liquid it will pass through the pores of the muslin cloth and paneer will remain on the muslin cloth. So this is how we separate paneer from the liquid mixture by the process of filtration. Now next method of separation is evaporation. To understand evaporation, we will take mixture of salt and water. Now we know salt is soluble in water. अगर हम salt को add करेंगे water के अंदर तो salt क्या हो जाएगा, dissolve हो जाएगा. तो क्या हम इस mixture को separate कर सकते हैं filtration से? Answer will be no, क्योंकि even if we try to filter this mixture through the filter paper, then water along with salt, it will get filtered through the filter paper. So we cannot separate this mixture through filtration. Then how do we separate salt from water? So to separate salt from water, we will use the process of evaporation. तो कैसे करेंगे? First we will take this mixture in a beaker. Then we put this mixture on a stand. Under the stand we will put burner. Now we have to turn on the burner. So due to heat, water present in this mixture, it will get converted into vapors. So the process of conversion of water into water vapors is known as evaporation. When water will get converted into water vapor, they will escape from the
mixture. When whole of the water present in the mixture gets evaporated, then we will get a white residue at the bottom of this beaker. So that residue will be salt. So this is how we can separate salt from water by the process of evaporation. Now evaporation, it is used on large scale to obtain common salt from sea water. Evaporation use किया जाता है common salt जो नमक हम लोग खाते हैं sea water से obtain करने के लिए. तो कैसे obtain करते हैं? पहले sea water को we trap it inside the shallow lakes like this. Now due to the heat from the sun, these water will get converted into water vapor and will escape. Then after a few days, when whole of the water has evaporated, we will get a mixture of salt. So this salt will have various other salts as well as impurities. So the common salt that we use, we obtain it after purification of the mixtures of the salt. So with this, we have completed all the methods of separation of substances. Now let us try to separate the mixture of sand and salt. तो कैसे करेंगे? First we will take this mixture in a beaker and then we will add water. After adding water, we will stir the solution. Now we know that salt is soluble in water. It will get dissolved, while sand is not soluble, so it will not dissolve. When we allow this mixture to stand for some time, sand particles will get settled at the bottom, while water along with the salt, they will remain at the top. Now we will gently tilt this vessel and try to pour out the water. So when we will pass the mixture of salt and water through the filter paper, so water along with the salt, it will get filtered through the filter paper and will get connected in this vessel, and sand particles, they will remain on the filter paper. So this is how we can separate sand from the mixture, but still we need to separate water from the salt. Now to separate salt from the water, we will take this mixture in a kettle and then we are gonna put this kettle on the burner. Now above the spout of the kettle, we will hold a metal plate that has ice on the top. Now we're gonna turn on the burner. So due to the heat of the burner, the water in the mixture, it will get converted into water vapors, and then these water vapors will try to escape through the spout. After escaping from the spout, they will come in contact with the metal plate. When they will come in contact with the metal plate, the temperature of this metal plate is cold. So when vapors come in contact with the metal plate, they will get converted into the water droplets. So process of conversion of water vapors into the droplets is called as condensation. And then we're gonna collect these water droplets in a vessel kept below. So when whole of the water get evaporated from the mixture, we will get salt at the bottom of the kettle, and water can be collected in this vessel. So this is how we can separate water from salt and water mixture. So with the help of this example, we have seen sometime one method of separation is not sufficient. एक method of separation sufficient नहीं है. So we have to use combination of methods to separate the components, जो कि अभी हमने किया. So thus we have separated sand, salt and water from the mixture by using sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. So in total we have used 5 methods to separate sand and salt mixture. Now let us study solution. So if we add salt to the water and stir it, अगर हम नमक को add करते हैं water के अंदर, तो salt is a soluble substance, it will dissolve completely. वो पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाएगा. तो जो हमें mixture मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? Solution कहते हैं. Hence solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. तो solution कैसे बनता है? एक substance को dissolve करके बनता है liquid के अंदर. Now what are saturated solutions? So saturated solutions को समझने के लिए we will perform a activity, and to perform this activity we need a glass beaker like this, spoon, water and salt.
So let us perform the activity. First we have to take 1 cup of water in a beaker. हम एक beaker लेंगे, उसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे. Now add 1 teaspoon of salt to the water and stir it. यहाँ से 1 चम्मच salt का लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे और उसको stir कर देंगे. तो हम क्या देखेंगे, salt क्या हो जाएगा, dissolve हो जाएगा. Again add 1 more teaspoon of salt and stir it. दोबारा से 1 teaspoon लेंगे और उसको दोबारा से stir करेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा, salt dissolve हो जाएगा. इसी तरीके से we have to keep on adding more and more salt in the water with constant stirring. But after adding few spoons, कुछ स्पून्स ऐड करने के बाद we will observe that salt will not dissolve. It will remain undissolved. वो undissolved रहेगा and it will start settling at the bottom of this vessel. So what does this mean? इसका क्या मतलब है? That is, no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. इसका ये मतलब है कि अब इससे ज़्यादा सॉल्ट अब हम नहीं घोल सकते जो कि पानी हमने एक बीकर में लिया हुआ है. तो इस स्टेज पे जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड. ये एक वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम फर्दर सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा. Now let us study effect of heating and cooling on saturated solution. अगर हम saturated solution को heat करते हैं या फिर उसको ठंडा करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है. तो इस इफेक्ट को देखने के लिए भी we have to perform few more steps. First we have to prepare saturated solution of salt and water. अभी जैसे हमने previously एक saturated solution बनाया था salt का, उसी तरीके से हमें दोबारा से बनाना होगा. And now we have to add some more quantity of salt to this saturated solution. अब हम saturated solution में थोड़ा और salt add करेंगे, but salt add करने के बाद we will heat the solution. So after heating what we will observe that salt has dissolved. जो extra salt अब हमने डाला था saturated solution के अंदर, वो salt क्या हो गया है, उसके अंदर dissolve हो गया है. So this activity suggests on heating more substance can be dissolved in the solution. अगर हम किसी भी solution को heat करते हैं तो ज़्यादा substance हम घोल सकते हैं. And vice versa, इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है. अगर हम किसी solution को ठंडा करेंगे तो हम उसमें कम ही substance को dissolve कर पाएंगे. So we come to a conclusion that the hot water will dissolve more substance. जो गर्म पानी है उसके अंदर हम ज़्यादा substance को dissolve कर सकते हैं, whereas जो ठंडा पानी है उसके अंदर हम कम substance को dissolve कर सकते हैं. So with this we complete this chapter. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt you can write in the comment section. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Thanks for watching.